नमस्कार, मैं हूं डिम्पल कटारिया और आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल अक्षी एकेडमी पर। बच्चों, आज हम यहां पर क्लास 10th मैथ्स का जो सैंपल पेपर है बेसिक वाले बच्चों के लिए वो डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं जिसे आपने देख लिया होगा और आज पार्ट 2 है जिसमें हम सेक्शन ए के ही क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो देखिए, इसमें है कॉन्सेप्ट √3 cos स्क्वायर a प्लस √3 sin स्क्वायर a इज इक्वल टू। मतलब आपको बताना है कि ये जो आपके पास लिखा हुआ है √3 cos स्क्वायर a प्लस √3 sin स्क्वायर a, इसका मान क्या है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पूरी वैल्यू में, इस पूरे टर्म में √3 कॉमन है। चलिए कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे मिलता है cos स्क्वायर a और जब यहाँ से √3 जाएगा तो सिर्फ आपके पास बचेगा sin स्क्वायर a। cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, ये तो आपके पास एक आइडेंटिटी होती है ना। और उसकी वैल्यू क्या होती है, इस सर्व समीका का मान होता है 1, यानी कि 1 के बराबर। तो हम इसमें रखेंगे √3 और इसकी जगह रखेंगे 1 और जब √3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 ही आंसर आएगा। और ये है आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, जरा देखिए यहाँ पे लिखा है cos 1 डिग्री, नेक्स्ट cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री और फिर नेक्स्ट cos 4 डिग्री। ये सबके सब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके बीच में डॉट का सिंबल लगा हुआ है, सबके सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंड दीज आर टेंडिंग टू cos 90 डिग्री। जो फिनिश हो रहा है लास्ट वैल्यू है cos 90 डिग्री। आपको ये पूरी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब आप कहेंगे कि मैम हमने तो सिर्फ cos 30 डिग्री, cos 0 डिग्री या cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री या cos 90 डिग्री इस तरह की वैल्यूज ही पता है, लेकिन cos 1 2 3 ये सब नहीं पता। तो कोई बात नहीं, जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो जो आपको पता है वो तो आप रख सकते हो ना। देखो यहाँ पे बाकी सभी वैल्यूज को एज इट इज रखना है, थोड़ा सा दिमाग का खेल है, ज्यादा कुछ नहीं है। cos 90 डिग्री क्या वैल्यू होती है इसकी, 0, यानी कि cos 90 डिग्री की जगह आप क्या रख रहे हैं, 0। अब आप देखो सब जगह डॉट लगा हुआ है तो इट मीन्स यहाँ पे भी डॉट है, तो ये वाली वैल्यू भी यहाँ पे क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। और जब कोई भी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होती है तो क्या आंसर मिलता है, 0। भाई 0 को किसी से गुना करोगे तो 0 ही होना है, तो दैट मीन्स आंसर इज 0। तो चलिए इसका ऑप्शन कौन सा है, दिस इज बी ऑप्शन, ये हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 12 इज कंप्लीटेड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कॉन्सेप्ट है इफ द पैरामीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ ए स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारे पास वृत्त का परिमाप, ठीक है, पैरामीटर वृत्त का परिमाप जिसे हम परिधि भी कहते हैं, वृत्त की जो परिधि है वो किसके इक्वल है, इक्वल टू दैट ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि जो भी आपके पास वर्ग है उसके परिमाप के इक्वल है। ओके, सो कॉन्सेप्ट इज पैरामीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। सबके फॉर्मूलेस तो पता ही है, तो चलिए वैल्यूज रख देते हैं। वृत्त की परिधि यानी कि सर्कल का सरकमफ्रेंस पैरामीटर ये हमारे पास होता है 2πr के इक्वल, और वर्ग का परिमाप हमारे पास होता है 4 इंटू साइड यानी कि 4 गुना भुजा। तो यहाँ पे हम बता देते हैं कि r तो हमारे पास क्या है, रेडियस है यानी कि त्रिज्या, और a हमारे पास क्या है, साइड यानी कि भुजा। तो अब आप इसको देखें तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये r है और यहाँ से मैं a को ले आती हूँ, बाकी सबको हम दूसरी तरफ रख देते हैं। तो यहाँ पे तो है 4 अपॉन में क्या आएगा, r तो यहाँ पे है यानी कि 2π एक्स्ट्रा में है तो 2π नीचे आ जाता है 2π। तो ये देखिए 2 से ये कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इट मीन्स 2/π। ये आपके पास किसकी वैल्यू है, r/a की। यहाँ पे लिख देते हैं r/a इज इक्वल टू 2/π। लेकिन अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा, देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, कि अब आपको इन दोनों का एरिया निकालना है और उनका रेशियो बताना है। सो अब हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल।
अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल। आप दोनों की वैल्यूज रख दीजिए, जो भी फॉर्मूले आपको पता है। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और आपके पास जो स्क्वायर होता है यानी कि वर्ग, उसके एरिया का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा का वर्ग। तो आप यहाँ पे इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो ये है पाई। अब आप देखो आर इसका स्क्वायर है और यहाँ पे ए का स्क्वायर, इट मीन्स ये आर अपॉन ए का क्या हो रहा है, यहाँ पे होल स्क्वायर हो रहा है। और आर अपॉन ए की वैल्यू आपके पास यहाँ पे है, आप यहाँ से यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। सो पाई, और ये क्या है 2 अपॉन पाई, और इसका स्क्वायर सॉल्व करने पर पाई 2 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4, और फिर इस पाई का स्क्वायर, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, तो 4 अपॉन पाई। अब आप जानते हैं पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 होती है, तो हम ये अप्लाई करते हैं। तो 4 अपॉन 22 तो है ही, 7 ऊपर हो जाएगा, 2 से ये 2 2 4, और ये 2 11 जा 22। नेक्स्ट 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14 अपॉन 11, और ये हमारे पास ऑप्शन है बी। सो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या हो जाता है, बी। तो ये आपके पास 3 क्वेश्चन हो गए हैं, 11, 12 एंड दिस इज 13th क्वेश्चन। ओके, तो आप एक बार इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद 14th जो क्वेश्चन है उसमें कॉन्सेप्ट है, इफ द रेडी ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेशियो ऑफ 4/3, यानी कि 2 वृत्त हैं और 2 वृत्त की जो त्रिज्याएं हैं उनमें अनुपात दिया हुआ है, और वो भी कितना, 4/3। तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, यानी कि R1 अपॉन R2, ये आपके पास किसके इक्वल हो गया, 4/3, यानी कि 4/3 के। देन देयर एरियाज आर इन द रेशियो ऑफ। अब आपको बताना है कि अगर आप इनका एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका अनुपात क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, अगर आपके पास R1 रेडियस है तो R1 लिखेंगे, और R2 त्रिज्या है तो R2 लिखेंगे। तो इट मीन्स जब आप इसका अनुपात निकालेंगे तो वैल्यूज रखेंगे यहाँ पे। पाई R1 के लिए क्या है 4, और ये अगर आप देखो यहाँ पे ये पाई अपॉन पाई है, और ये R1 अपॉन R2, और इसका क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, क्योंकि देखो R1 का भी स्क्वायर है, R2 का भी स्क्वायर है, इट मीन्स दोनों का स्क्वायर है, तो हमने लिख दिया R1 अपॉन R2। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, इट मीन्स अब आपके पास ये बचता है R1 अपॉन R2 का स्क्वायर, यानी कि जो इनका क्षेत्रफल है उसका जो अनुपात निकाल रहे हैं वो R1 अपॉन R2 के स्क्वायर के बराबर है। तो R1 अपॉन R2 है हमारे पास 4/3, और हमने इसका कर दिया स्क्वायर, तो 4 का वर्ग यानी कि 16, और 3 का स्क्वायर यानी कि 9, तो 16 अपॉन 9, और ये हमारे पास सी ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो देखा ना आपने, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट को कैच करने वाली बात होनी चाहिए, है ना, कि और उसके लिए बेसिक नॉलेज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो अपना बेसिक अच्छे से रखिए और फिर आप देखिए यहाँ पे। तो 15th क्वेश्चन, the total surface area of a solid hemisphere of radius 7 centimeter is solid hemisphere, यानी कि ठोस अर्धगोला, और उस ठोस अर्धगोले का आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसमें भी कंडीशन क्या है, रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यानी कि r, और इसकी वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो आप क्षेत्रफल निकालेंगे जिसे आप ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और सॉलिड हेमिस्फेयर अर्धगोला, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 3 पाई r स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3 पाई, पाई इसलिए क्योंकि हम पाई इसलिए मेंशन कर रहे हैं क्योंकि जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं ना उसमें पाई लिखा हुआ है, पाई की वैल्यू को रखकर सॉल्व नहीं किया हुआ है, तो हम सिर्फ पाई रखेंगे। नेक्स्ट r है 7 और इसका स्क्वायर, अब सॉल्व करते हैं तो 3 और 7 का स्क्वायर यानी कि 49, और फिर ये पाई, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 9 जा 27, कैरी हो गई 2, फिर 3 4 जा 12 और 2 14, तो 147 पाई हमारे पास ये हो जाता है। ठीक है, और आपको सिंस वैल्यू किस में गिवन है, सेंटीमीटर में, तो ये आपने क्षेत्रफल निकाला, ये किस में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ऑप्शन मैच करेंगे तो आपको डी ऑप्शन मिलेगा। क्लियर, सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास एक बंटन है, एक डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन में हमें एक क्लास दी हुई है और साथ साथ में हमें फ्रीक्वेंसी यानी कि उसकी बारंबारता, क्लास का मतलब वर्ग और फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबारता, ये आपको दिए हुए हैं, ठीक है। वैल्यूज क्या क्या है देखिए, 0 to 5, फिर 5 to 10, 10 to 15, फिर 15 to 20 और नेक्स्ट है 20 to 25। और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, बारंबारताएं जो दी हुई हैं बच्चे, वो हमें दी हुई है 10, 15, 12, 20 एंड 9। हमें बोला है द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास इज, अपर लिमिट, ओके, अपर लिमिट, और वो भी किसकी, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास अगर हम बोले तो क्या किसको बोलेंगे, बहुलक वर्ग, क्योंकि मॉड बोलते हैं बहुलक को। तो इसका मतलब हमें बहुलक जो वर्ग है उसकी अपर लिमिट चाहिए, और अपर लिमिट का मतलब चाहिए ऊपरी सीमा। तो बहुलक वर्ग तो पता कर ले पहले, और बहुलक वर्ग कौन सा होता है, जिसकी बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो जरा देखिए 10, 15, 12, 20, 9, इनमें सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, 20 की। तो इसका मतलब बहुलक वर्ग भी हमारे पास कौन सा हो गया, 15 से लेकर 20। और ये हमारे पास होती है लोअर लिमिट, और ये वाली हमारे पास होती है अपर लिमिट, है ना। ये निम्न सीमा और ये ऊपरी सीमा। तो ऊपरी सीमा क्या हो गई हमारे पास, 20। देखा ना, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो वो मैं कराती हूँ, उसके लिए एक बार आप पहले से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें हमें कहा गया है इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 2.6, यानी कि इस क्वेश्चन में 17th में हमें मीन दिया हुआ है। मीन का मतलब माध्य, और वो भी कितना गिवन है, 2.6, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, x की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, बहुत छोटी छोटी वैल्यूज हैं, है ना। तो आप डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व कर सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 4, 5, y, 1 और 2। तो आपसे यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी में हमारे पास y जो है ये थोड़ा सा अलग है ना, क्योंकि हमें माध्य दे दिया है। तो हमें इस फ्रीक्वेंसी यानी कि एक तरीके से जो क्वेश्चन मिलते हैं ना एनसीईआरटी में, लुप्त बारंबारता, हमें वो याद करनी है, ठीक है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आप जानते हैं माध्य यानी कि x बार, इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, यही होता है ना। और इसकी वैल्यू तो हमें गिवन है 2.6, लेकिन हम इनको तो सॉल्व कर ही सकते हैं। तो उसके लिए अगर हम देखें तो हमें चाहिए सबसे पहले एफ आई एक्स आई, यानी कि ये एफ और ये एक्स, ये बहुत सारी वैल्यूज हैं, हम इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 को 5 से किया 2 5 10, 3 को y से करेंगे 3y, 4 को 1 से किया 4, 5 को 2 से किया 10, ओके। अब आप इन सबको ऐड करेंगे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई आपको मिल जाएगा। चलिए ऐड करते हैं। तो ऐड में ये जो y वाली वैल्यू है ये तो ऐड नहीं हो पाएगी, तो हम इसको अलग से लिख देते हैं क्योंकि इसके साथ y है। बाकी सबको ऐड कीजिए, 4 और 10 14, 14 एंड 4 18, 18 एंड 10 सिंपल 28। तो ये हो गया हमारे पास 28। तो हमने इसकी वैल्यू रखी 3y प्लस 28 अपॉन में सिग्मा एफ आई, यानी कि हमें ये चाहिए। और यहाँ हम देखते हैं कि हम y को ऐड नहीं कर पाएंगे, तो हमने y तो लिख लिया ऐसे ही, बाकी सब देखते हैं। 4 एंड 5 9, 9 एंड 1 10, 10 एंड 2 12, ओके। तो यहाँ पे आपके पास ये हो गया है y प्लस 12, और ये कंप्लीट वैल्यू है 2.6 के इक्वल। तो जब आप इसको देखते हैं इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, या फिर आप ऐसे देख लीजिए अपॉन 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। 3y प्लस 28 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम रहेगा, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2.6 होगा y से, तो 2.6y प्लस, अब 12 को मल्टीप्लाई करना है 2.6 से, तो 12 6 72, 7 हो गया, 12 2 24, 24 और 7 कितना हो गया हमारे पास 31, ओके।
नेक्स्ट अब सॉल्व करेंगे तो 3y 2.6y यहाँ पे आ जाएगा माइनस में, 31.2 तो है ही, ये 28 यहाँ चला जाएगा, ये माइनस में, 3 में से 2.6 को माइनस करना है, कितना आएगा, सिंपल सा है 0.4। y इक्वल्स टू, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये तो 0.2 है ही, और 31 है, और 31 में से किसको माइनस करना है, 28 को, 31 में से 28 गया 3, तो अब आपको चाहिए y, दैट इज इक्वल टू 3.2 अपॉन 0.4, पॉइंट से पॉइंट हट जाएंगे दोनों के, तो 32/4 आएगा, और 32/4 यानी कि 4 8 जा 32, तो y इज इक्वल टू 8, ये आपका आंसर है, ठीक है। और ऑप्शन देखिए तो बी ऑप्शन है इसके लिए, बी ऑप्शन, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। A card is selected at random from a well shuffled deck of 52 cards, यानी कि आपके पास ताश के पत्ते हैं और वो कितने होते हैं, 52, टोटल पत्तों की संख्या 52 होती है। वेल शफल्ड यानी कि बहुत अच्छी तरीके से आपने उसको फिट रखा है, ठीक है, एक के ऊपर एक करते हैं ना ताश खेलते हुए, वैसे फिटा हुआ है। अब उसमें आपसे बोला है कि जो वेल शफल्ड अब हो गई है ये, इसमें से आपने रैंडमली मतलब यादृच्छिक, मतलब आपको नहीं पता कि आपको कौन सा पत्ता निकालना है, आपका वो पत्ता इक्का दुक्का तिक्का, मतलब सॉरी इक्का दुक्का या फिर जो भी 3 बेगम वगैरह कुछ भी हो सकता है, तो हमें नहीं पता, यानी कि हम कोई सा भी निकाल रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं रैंडमली यानी कि यादृच्छिक, ठीक है। तो अब हम इसको निकालते हैं, तो अब ये कहते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग ए रेड फेस्ड कार्ड। तो अब आप बताइए इसका लाल कलर का होने की, लाल रंग का होने की क्या प्रायिकता होगी, और वो भी कैसा कार्ड बोला है इन्होंने, फेस कार्ड। फेस कार्ड अब आपको मैं अगर पूछूं तो वो कितने होते हैं बताइए। फेस कार्ड हमारे पास होते हैं 12। कैसे होते हैं, जो आप देखेंगे एक तो होता है जे वाला, ठीक है, एक होता है क्यू वाला, और एक होता है के वाला, और हमारे पास 4 तरह के पत्ते होते हैं। एक तो ये वाला होता है जिसको हम ईट बोलते हैं, एक पान वाला होता है, ठीक है, और एक हुक्म वाला होता है जिसकी शेप इस तरह से होती है, ठीक है। और अब कौन सा बच गया, एक होता है हाँ जिसको हम बोलते हैं चिड़ी, ये देखिए ऐसे, ये वाला। तो 4 तरह के होते हैं, इसका मतलब जे भी यहाँ पे 4 तरह का हो गया, तो 4 तो जे हो गए, 4 ही क्यू हो गए, और 4 ही क्या हो गए, के हो गए। तो टोटल हमारे पास जो फेस कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं, 12, ठीक है, कितने होते हैं, 12। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे कि कुल पत्तों की संख्या, ठीक है, कुल पत्तों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल कार्ड्स, वो कितना है 52। और अब आप देखेंगे नंबर ऑफ फेस कार्ड, और फेस कार्ड भी कौन से वाले, रेड कलर के, ओके। आपको जो फेस कार्ड बोले हैं वो भी कौन से बोले हैं, रेड कलर के, लाल रंग के फेस कार्ड की संख्या, और वो कितनी है, अब देखो टोटल कितने हैं, 12। अब आप देखोगे ये वाला कौन सा कलर होता है, रेड होता है, और ये वाला कौन सा कलर होता है, रेड होता है, बल्कि ये दोनों कैसे होते हैं, यहाँ पे ब्लैक कलर के होते हैं। तो इसका मतलब इसी का जे, इसी का क्यू और इसी का के, तो 3 तो ये हो गए इसके फेस कार्ड और 3 इसके हो गए, तो 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए, यानी कि टोटल 12। लेकिन 12 में से 6 तो रेड कलर के होते हैं और 6 कौन से कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। तो हमारे पास ये हो गई 6। तो अब हम निकालेंगे प्रायिकता, तो प्रायिकता यानी कि लाल रंग के फेस कार्ड की संख्या वो 6 और टोटल 52। कैंसिल हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, 2 की टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, आगे कैंसिल करेंगे, 2 3 जा 6 और इसको किया 26, तो 3/26 जो है वो हमारा आंसर है, एंड ये या ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीटेड। चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। क्वेश्चन नंबर 19 ये हमारे पास है, ये बच्चों असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको असर्शन मतलब अभिकथन बोलते हैं, एक कथन दिया जाएगा, एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और फिर उसका रीजन यानी कि कारण दिया जाएगा। आपको यहाँ पर ये चेक करना होता है कि क्या ये कथन यानी कि ये स्टेटमेंट या असर्शन
ये सही है या फिर रीजन सही है या फिर ये दोनों सही है या फिर कोई भी सही नहीं है। ठीक है, मतलब ये आपको बताना होता है और वो आप कैसे बताएंगे उसके लिए आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। तो जैसे ये देखिए ए ऑप्शन, इसमें लिखा है बोथ ए एंड आर ट्रू। इसका मतलब है कि ये असर्शन यानी कि ये कथन और ये रीजन, ये कारण, ये दोनों ही यहाँ पर सही है। ठीक है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि जो आर है मतलब जो रीजन है हमारा, वो हमारे इस असर्शन, इस कथन का एक सही एक्सप्लेनेशन है, यानी कि वो इसको सही में डिफाइन करता है। अगर वो सच में इसका डिफाइन कर रहा है तो आप इस ऑप्शन पे टिक करेंगे। लेकिन अगर ये दोनों सही भी हैं और रीजन जो है वो सही नहीं दिया हुआ है तो फिर आप बी पर टिक करेंगे, बिकॉज यहाँ मेंशन किया गया है आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, और उसके बाद सी ऑप्शन, इसमें क्या बोला है, ए इज ट्रू, दैट मीन्स असर्शन इज ट्रू, जो कथन है वो सही है, लेकिन बट आर इज फॉल्स, जो उसका रीजन दिया गया है वो गलत है। ठीक है, और लास्ट जो है इसमें असर्शन को फॉल्स बोला गया है लेकिन रीजन को क्या बोला गया है, ट्रू बोला गया है। तो अब आप ये कैसे चेक करेंगे, आप देखिए जरा क्वेश्चन क्या है आपका। असर्शन ये कहता है HCF ऑफ 510 एंड 92 इज 2, यानी कि आपके पास दो संख्याएं हैं, हम उनको ए और बी सपोज कर लेते हैं। ए को मान लीजिए 510, ठीक है, और बी को आप सपोज कर लीजिए 92। ये आपके पास दो नंबर्स हैं। ठीक है, और आपको बोला है इफ, यानी कि इन दोनों का HCF क्या बोला है, 2। आपको कहा है कि इन दोनों का HCF क्या है, 2 है, और ये कह रहे हैं देन द एलसीएम इज 32460, यानी कि इनका जो एलसीएम है वो 32,460 होगा। ये सही है या नहीं, तो ये हमें चेक करना है। तो बच्चों आप अच्छे तरीके से जानते हैं क्या, एक रूल होता है हमारे पास कि अगर हमारे पास दो नंबर ए बी है तो हम इनका HCF निकालें, हम इनका एलसीएम निकालें और दोनों को ही मल्टीप्लाई कर दे, तो ये हमारे पास उन दोनों नंबर्स, उन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल के बराबर होता है। दैट मींस HCF into LCM is equal to product of two numbers। क्लियर, पता है ना आपको। तो जरा हम देखते हैं रीजन। रीजन में क्या बोला है, एज, क्योंकि इसका कारण दिया है क्योंकि HCF into LCM बराबर है A into B, तो ये तो सही कह रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा रीजन तो यहाँ पे कैसा है, सही है। अब बात आती है किसके, असर्शन की, उसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो इसी नियम से क्रॉस चेक करेंगे। तो HCF कितना गिवन है, 2, और LCM हमें नहीं मालूम अभी। ठीक है, सपोज करते हैं नहीं मालूम, और जो नंबर्स हैं A वो हमारे पास है 510 और दूसरी संख्या क्या है 92। तो आपको LCM चाहिए, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे ये डिवीजन में आ जाएगा। चलिए डिवीजन में ले आइए, अपॉन 2 से ये कैंसिल किया, 46 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास बचता है 510 और इसको मल्टीप्लाई करना है 46 से। तो चलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं। 6 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले, तो 6 को मल्टीप्लाई करने पर इतना आता है। नेक्स्ट टाइम हम 4 को करेंगे तो 4 को मल्टीप्लाई करने पर इतना आता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पास ये 23,460 यानी कि 23,460, बट वहां पे क्या लिखा है 32 है ना, 32, यहाँ पे 32,460 और आपके पास कितना आया 23,460। तो इसका मतलब असर्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम देखो असर्शन गलत कहाँ दिया हुआ है, यहाँ तो ट्रू बोला है, यहाँ भी ट्रू बोला है, यहाँ भी ट्रू बोला है असर्शन, लेकिन यहाँ क्या बोला है फॉल्स। तो ये हो गया हमारा असर्शन फॉल्स, लेकिन रीजन कैसा, ट्रू, क्योंकि ये तो रीजन सही है। सो हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 19। ये कॉन्सेप्ट आप एक बार नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2, -3 एंड 5, 6, यानी कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। एक तो है हमारे पास 2, -3 और दूसरा पॉइंट है मेरे पास 5 और 6। ठीक है, ये जो दोनों पॉइंट है इन दोनों बिंदुओं को लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, यानी कि इन दोनों बिंदुओं को जो रेखाखंड मिलाता है, यानी कि अगर आप मिलाएंगे तो ऐसे एक रेखाखंड हो जाएगा। ठीक है, रेखाखंड मिला रहा है। तो अब ये कह रहे हैं
इंटरनली डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस इज 1/2, यानी कि अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस, ये एक्सिस है कौन सा, एक्स एक्सिस, अगर ये यहाँ पे इनको ऐसे बीच में ब्रेक करे, तोड़ दे, तो ये 1/2 का रेशियो होता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो अब ये तो हो गया हमारे पास कथन। अब इसके लिए रीजन दिया है इन्होंने एज फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, यानी कि जो अंतः विभाजन होता है उसके लिए जो सूत्र है वो दिया गया है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं। ठीक है, तो अब इसको चेक करने के लिए हमें अनुपात चाहिए, और अनुपात आपको ध्यान होता है बेटा, हम क्या लेते हैं, k/1 लेते हैं। हमने इससे पहले भी क्वेश्चन लिया था कल, और वो भी ऐसे ही डिस्कस किया था। तो k x2 की जगह हमारे पास 5 प्लस यहाँ पे 2 अपॉन k प्लस 1, ये तो इक्वल होगा किसके, इस वाले पॉइंट पर। ठीक है, और ये जो भी आपके पास x की वैल्यू होगी, और ऐसे ही y के लिए लोगे तो 6k, यहाँ पे ये -3 अपॉन k प्लस 1, ये वाला इक्वल होगा किस पर, y पर। लेकिन अगर आप x एक्सिस की बात करो तो ये जो डायग्राम है ये तो मैंने ऐसे बनाया है, लेकिन आपका x एक्सिस तो ऐसे होता है, अगर ये 0 है तो ये हमारे पास x एक्सिस होता है। ठीक है, अब ये जो x एक्सिस होता है, क्या यहाँ पर y की कोई वैल्यू होती है, अगर आप यहाँ पर देखो बीच में ये y एक्सिस होता है और ये हमारे पास y डैश होता है। ठीक है, तो x एक्सिस पर x की तो वैल्यूज होती है, लेकिन y की कोई वैल्यू वहां पे पूरे पे नहीं होती। y क्या होता है, मतलब आप यहाँ पे इस पूरे x एक्सिस पे देखोगे तो ऊपर नहीं जाना, नीचे नहीं जाना, दैट मीन्स y क्या होता है यहाँ पे 0। तो ये वाली वैल्यू आप 0 के इक्वल पुट कर दो। ठीक है, तो आपको 6k - 3 किसके इक्वल मिलेगा, 0 के इक्वल मिलेगा। सॉल्व करोगे तो 6k की वैल्यू 3 के इक्वल होगी, और k क्या होगा, 3/6 कट जाएंगे 1/2। तो आपके पास k की वैल्यू आपको मिलती है 1/2। तो अनुपात होता है क्या, k अनुपात 1, और ये हमारे पास क्या हो गया 1/2। तो अब आप देखो अंतर विभाजन का ये सूत्र होता है आपका जो असैरेशन है वो भी यही कह रहा है, तो आपका अभिकथन तो हो गया सही, और फिर उसके बाद रीजन भी यही है कि अंतर विभाजन जो होता है उसके लिए यही फॉर्मूला होता है। लेकिन बस हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो हम k अनुपात 1 लेकर चलते हैं वो हम एक्चुअली किसको लेकर चलते हैं, m1/m2 को। तो ये भी ठीक है, तो ये भी ठीक है, यानी कि दोनों सही है। और जब दोनों ही सही हमारे पास है तो A एंड R आर ट्रू, दोनों सही है, एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ठीक है, दैट मीन्स A ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये हमारा हो गया है क्वेश्चन नंबर 20। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हमारे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लेंगे हमारा सेक्शन B। ठीक है, तब तक के बने रहिएगा इस चैनल पे, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।